So last time we were discussing about Anjan. We saw two types of Anjans. One is Sauviranjan or Surma or Kajal, which we apply every day. And then there was Rasanjan. Rasanjan is basically to be applied once a week to ensure that the the cuff or the eye is hydrated and the excess cuff, if any, is drained out of the eye. So then we come to other different procedures. कुछ अलग procedures बताए हैं जो आंख के साथ बाकी भी चीजों को या बाकी भी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, उसमें से एक आता है नस्य। अब नस्य, गंडूश, कवल और धूम, इनको इस अध्याय में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। उसका कारण ये है कि नस्य, कवल, गंडूश और धूम, इन मतलब इन तीनों को, कवल और गंडूश इज नियर अबाउट द सेम, नस्य इज इंस्टॉलिंग ड्रॉप्स इन योर नोज। नस्य इज इंस्टॉलिंग ड्रॉप्स इन योर नोज। जैसे हम नाक में विक्स लगाते हैं, वैसे ही इंस्टॉलेशन ऑफ oils or different types of quath or different types of powders in the nose is nasya. Gandush and kaval are things of oral hygiene. Gandush and kaval are things of oral hygiene. हम जो कुल्ला करते हैं, मतलब आफ्टर ब्रशिंग वी गार्गल और वी पानी मुंह में लेके उसको जोर जोर से घुमाते हैं, तो दैट इज कवल। और बिना घुमाए रहना इज गंडूश। एंड धूम इज, दिस इज नॉट धूम्र, इट इज धूमपान, इट इज नॉट धूम्रपान। धूमपान और धूम्रपान में फर्क यह है कि धूमपान में टोबैको यूज नहीं होता, धूम्रपान में टोबैको यूज होता है। तो धूम्रपान नहीं, धूमपान। धूमपान किससे करते हैं? धूमपान तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, चाय पत्री, ये सब जितने भी स्पाइसेस हैं या फिर अगरू आदि जो उष्ण चीजें हैं, उससे हम धूमपान करवाते हैं। दिस इज मेडिकेटेड स्मोक। तो ये तीनों चीजों का वर्णन उन्होंने इस स्थान के एंड वाले अध्याय में डिटेल में किया है, इसीलिए इनको यहाँ डिटेल में नहीं बताया, उनको वहां डिटेल में रखना है। लेकिन अंजन के बाद उन्होंने नावन, नस्य को नावन भी बोलते हैं, नावन, नस्य को नावन भी बोलते हैं। गंडूश, गंडूश मतलब पानी को या क्वाथ को या तेल को मुंह में वैसे ही रखना बिना घुमाए हुए। कवल मतलब घुमाते रहना। धूम इज इनहेलेशन ऑफ मेडिकेटेड स्मोक। तो अंजन के बाद नाक को और मुंह को, फेरिंग्स को, इन तीनों चीजों को भी स्वच्छ करना या साफ करना बताया गया है। What is all this? We will see. If you have any questions, we'll take at the end of the chapter about these. But the details of these will be available only at the end of the book, somewhere around 32nd, 33rd, sorry 22nd, 23rd चैप्टर के आसपास ये है, आखिर के 10 अध्यायों में है। उसके बाद उन्होंने बोला है तांबुल सेवन। तांबुल सेवन मतलब बीड़ा खाना या पान खाना। तांबुल सेवन, बीड़ा खाना या पान खाना। तांबुल सेवन से फायदे क्या क्या होते हैं? तांबुल सेवन से फायदे ये होते हैं कि एक तो मुख को स्वाद आ जाता है। दूसरी चीज, तांबुल के रस पान करने से गले में अगर कफ है तो वो कम हो जाता है। फिर तांबुल सेवन से मुख में सुगंध आता है। सो दीज आर द बेसिक। तांबुल सेवन से जिह्वा स्वच्छ हो जाती है। तांबुल सेवन से मुख में लाली, मतलब यू डोंट नीड टू अप्लाई अ लिपस्टिक इफ यू आर डूइंग तांबुल सेवन, तो आपके होंठ लाल हो जाते हैं। तो देर आर कॉस्मेटिक बेनिफिट्स ऑल्सो, देर आर लोकल बेनिफिट्स ऑल्सो एंड जनरल बेनिफिट्स ऑल्सो। तो तांबुल सेवन करने को बोला है। तांबुल सेवन इज अगेन अ procedure which is done to cleanse or to cosmetize the oral cavity. तांबुल सेवन किसको नहीं करना है? तांबुल सेवन किसको नहीं करना है?
तो तांबुल सेवन उसको नहीं करने को बोला है। देखो उन्होंने जितने भी लिखे हैं सब क्लियर कट ऐसे लोग हैं जिनको मुंह से खून आता होगा, जिनको मुंह से खून आता होगा। क्षतक्षीण, क्षतक्षीण में पेशेंट को अ, खांसी आती है और खांसी में से खून गिरता है। रक्त पित्त इज, रक्त पित्त ऊर्ध्वक रक्त पित्त बेसिकली कैन बी कोरिलेटेड विथ इसोफेजियल वराइसिस, जिसमें पेशेंट को उल्टी हो सकती है, उल्टी में खून गिर सकता है। और गदार्थ, गदार्थ मतलब विष वाला या विष जिसने प्राशन किया है, ऐसा आदमी जिसको गैस्ट्रिक इरिटेशन होके वहां ब्लीडिंग होके मुंह से बाहर आ सकता है। तो तांबुल सेवन से बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बट प्रोबेबली इफ यू सी द पीपल whom they have mentioned as वर्ज, ऐसे लोग हैं जिनको मुंह से खून आने का चांस है। तो बिकॉज तांबुल का जो रस होता है वो वैसे ही लाल होता है खून के जैसा, तो इसीलिए प्रोबेबली इन लोगों को तांबुल सेवन वर्ज्य बताया है। ताकि क्या होता है कि खून और तांबुल की पीक, मतलब तांबुल जो थूकते हैं उसका रस और खून, इसमें परख करने के लिए शायद से इनको बताया गया है। कुछ और भी बताए हैं, जैसे आंख में अगर ज्यादा लालिमा है, पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है आंख में, तब भी ये है। लेकिन ओवरऑल जो मेजर डिसीजेस हैं वो शायद इस वजह से हैं क्योंकि इन सब चीजों, इन सब रोगियों में यू हैव अ चांस दैट देयर माइट बी अ ब्लड फ्लोइंग आउट थ्रू द थ्रू द ओरल कैविटी, either because of either from the respiratory tract or from the gastrointestinal tract। तो सबसे पहले ब्रश करना है, सबसे पहले टॉयलेट जाना है, फिर ब्रश करना है। गो टू द लास्ट स्लाइड। सबसे पहले उठना है, फिर टॉयलेट जाना है, फिर ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद आंखों में अंजन लगाना है, फिर नाक में डालना है, फिर मुंह मुंह को गार्गल करके साफ करना है, फिर पैरिंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कफ को क्लियर करना है, फिर बाद में मुंह में बीड़ा रखना है या पान रखना है। फिर उन्होंने कहा कि अभ्यंग करना है। अभ्यंग मतलब क्या है? अभ्यंग इज अप्लाइंग ऑयल टू द होल ऑफ द बॉडी। अभ्यंग के बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगे ऑल थ्रू आउट द संहिता। यू कैन हैव लोकल अभ्यंग, यू कैन हैव जनरल अभ्यंग, यू कैन हैव पादाभ्यंग, यू कैन हैव शिरो अभ्यंग। शिरो अभ्यंग जो हम सब करते हैं सर में तेल लगाने का, सर में तेल जो लगाते हैं, दैट इज शिरो अभ्यंग। अभ्यंग इज एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। पादाभ्यंग करते हैं ज्यादा चलने के बाद, या जो एज ओल्ड है या नींद नहीं आती तो पाँव में थोड़ा सा ऑयल मसाज कर दो। तो अभ्यंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑयल मसाज। और अभ्यंग करने का फायदा क्या है? अभ्यंग करने में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे मेन चीज ये है कि जहां भी हम मसाज करेंगे, जहां भी हम मसाज करेंगे वहां क्या बढ़ेगा? गाल पे, अगर आपका रंग गोरा है तो हाथ को गाल पे एक 15 मिनट के लिए मसाज कर दीजिए एक ही गाल पे। क्या हो जाएगा? गाल लाल हो जाएगा। क्यों लाल होगा? बिकॉज सर्कुलेशन टू दैट पार्ट इंक्रीजेस। So the first and foremost benefit of Abhyanga is to increase the local or peripheral circulation of the body. Now when you say local and peripheral circulation, फायदा क्या होता है उससे? When you are sleeping, your peripheral muscles are not moving, but they too have metabolism which is happening in their end. वहां के joints में भी metabolism हो रहा है, वहां के muscles में भी metabolism हो रहा है, but because they are not moving, the blood supply to these areas is reduced. So doing an abhyanga early in the morning or doing an abhyanga during the day ensures that the blood supply increases so that their cells feel fresh. New nutrition वहां पहुंच जाता है और पुराना जो भी बचा कुचा माल है जिसको फेंक देना है उसको ब्लड निकाल के ले जाता है. So this is the first benefit that abhyanga has to offer. The second benefit is the skin becomes supple. स्किन जो है वो मृदु हो जाती है. ठीक है, हमारे सबके पास जूते हैं. ये जूते बहुत समय, जूते जो हैं ये
जूते जो हैं ये इससे बने हुए होते हैं, लेदर से। तो ये जो जूते हैं इनको हम क्या करते हैं, जूतों को हम हर दिन या एक दिन छोड़ के पॉलिश करते हैं। वाई डू वी पॉलिश देम? बिकॉज जो चमड़ा है वो चमड़ा नरम रहना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी मतलब उसमें सिलवटें नहीं आनी चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए। सो द मोर यू पॉलिश देम, उतना ज्यादा वो चमकता है और उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। तो जब डेड स्किन फ्लेक्सिबल हो सकती है तो लाइव स्किन तो 100% ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो इसीलिए अभ्यंग करने से त्वचा सप्पल रहती है या मृदु रहती है, और त्वचा में एक प्रकार का लस्टर आ जाता है। थर्ड थिंग इज, अभ्यंग कहा जाता है कि अभ्यंग वातग्न है, क्योंकि तेल से करते हैं। तो तेल से करते हैं तो वात, तेल फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वात जो है उसकी शमन का, उसको अच्छी तरह से शमन करने के लिए तेल यूज होता है। तो इसीलिए वातग्न है। दूसरा, अभ्यंग करने से वो बहुत समय हमने देखा है कि जो पहलवान होते हैं वो पहलवान अपने एक्सरसाइज के बाद अभ्यंग करते हैं। तो अभ्यंग करने से शरीर पुष्ट भी हो जाता है, वात कम हो जाता है, वात कम हो जाता है, वहां धातुओं में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, तो शरीर पुष्ट हो जाता है। अभ्यंग करने से निद्रा भी अच्छी आती है। नाउ वी डू पेरिफेरल अभ्यंग और वी डू शिरो अभ्यंग। व्हाट हैपेंस इज, वंस वी डू पेरिफेरल अभ्यंग और वी डू पादाभ्यंग, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ जाने की वजह से द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन और द सर्कुलेशन टू द ब्रेन रिड्यूसेस, जिसके वजह से द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन रिड्यूसेस, जिसकी वजह से नींद जल्दी आ जाती है। तो अभ्यंग जो है वो त्वचा कोमल करता है, वातग्न कार्य करता है, शरीर को पुष्ट करता है, निद्रा लाता है, इसीलिए अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग विशेष रूप से सिर में, पादाभ्यंग मतलब पांव पर, और कर्णाभ्यंग मतलब कान में। अब कान भी देखो आकाश का स्थान है, आकाश महाभूत का, वहां पर एम्प्टीनेस है तो वात का मूवमेंट होता होगा। तो यहाँ पर कान में भी उंगली में डाल के कान में भी थोड़ा सा तेल को घुमा देना पड़ेगा, घुमा देना अच्छा होता है। तो कर्णाभ्यंग, शिरोभ्यंग और पादाभ्यंग, और पूर्ण शरीर में अभ्यंग, जनरल अभ्यंग। अब इसको किसको नहीं करना चाहिए, अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए? तो अभ्यंग उनको नहीं करना चाहिए जो, जिनमें कफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि कफ जो है वो गुरु है, तेल भी गुरु है। कफ जो है वो स्निग्ध है, तेल भी स्निग्ध है। तो कफ जर रोगों में तेल लगाने से तकलीफें बढ़ सकती हैं। अभ्यंग उनको नहीं करना चाहिए जिनका अभी संशोधन किया है, जो वमन जिनको किया है या विरेचन किया है। कारण ये है कि उनका बेस, वमन विरेचन करने के बाद, what is more important is वमन विरेचन इज what, वमन विरेचन इज द रीसेटिंग ऑफ द अग्नि, या अग्नि को रीसेट करना। वमन विरेचन में क्या हो जाता है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड द होल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज एम्प्टीड, एम्प्टीड। तो इसीलिए वमन विरेचन में द सिक्रीजन्स नीड टू कम अप, द सिक्रीजन्स नीड टू गेन देयर स्ट्रेंथ, अग्नि नीड्स टू फंक्शन एट अ फुल फ्लेज। तो इसीलिए जिनका वमन विरेचन हुआ है उनको अभ्यंग नहीं करते। और किसको नहीं करते अभ्यंग? जिनको अजीर्ण है, जिनका खाना पचा हुआ नहीं है, उनको भी अभ्यंग नहीं करते। बिकॉज खाना पचा हुआ नहीं है तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सेंट्रल सर्कुलेशन ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। जब हम अभ्यंग करेंगे तो द ब्लड इज डाइवर्टेड टू द पेरीफेरी, blood is diverted to the periphery and from the gastrointestinal tract। सो अजीर्ण के लक्षण भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अभ्यंग कफज रोगों में नहीं करना चाहिए। अभ्यंग जो है वो ऐसे लोगों में नहीं करना चाहिए जिनका वमन या विरेचन हो गया है, जस्ट हुआ है। और ऐसे लोगों में नहीं करना चाहिए जिनमें अजीर्ण है
या जिनका खाना पचा हुआ नहीं। फिर अभ्यंग के बाद उन्होंने कहा है कि व्यायाम करो। तो व्यायाम के, ये एक श्लोक है जो इंपॉर्टेंट है। व्यायाम के फायदे उन्होंने बताए हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, दीप्तो अग्नि, मेधसक्षया, विभक्त घन गात्रत्वम, व्यायामात उपजायते। लाघवम मतलब लघुता, हल्कापन। व्यायाम करने से हल्कापन आ जाता है, व्यायाम करने से हल्कापन आ जाता है, शरीर हल्का लगता है, जो भी खाना खाया है वो जल्दी जल्दी से पच जाता है, बिकॉज द बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है कि भाई मेरा ग्लूकोज खत्म हो गया, मुझे दे दो। तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस आफ्टर व्यायाम, नॉट ड्यूरिंग व्यायाम, बट आफ्टर व्यायाम एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो इसीलिए जो भी खाना खाया है तुरंत पच के एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यू फील हल्का। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम, कर्म काम, सामर्थ्य कैपेसिटी। तो कर्म सामर्थ्यम मतलब काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यही हम देखते हैं, जो इनिशियली जिम में जाता है वो बेचारा 2 किलो उठाता है, फिर जैसे 2 किलो उसने 10 दिन उठा लिया तो 3 किलो उठाना चालू कर देता है, फिर 4 किलो उठाना चालू कर देता है, फिर घर जाता है तो 10 किलो का वो आटा उठा लेता है। तो कर्म सामर्थ्यम मतलब एज यू एक्सरसाइज योर कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इंक्रीजेस और योर कैपेसिटी टू डू वर्क increases. Why is it? Because once you exercise and you challenge your muscles, the muscle cells या muscle fibers tear up, फट जाते हैं, धीरे धीरे फट जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वहां पर वो फाइबर जो है वहां पर एक्स्ट्रा फाइबर्स आ जाते हैं, सो दैट वो जो भी फटा हुआ है उसको भरने के लिए। सो द मोर यू एक्सरसाइज द मोर फाइबर्स कम, द मोर फाइबर कम, the more strength in the muscle comes, because ultimately the muscle strength depends only on the muscle fibers which are there. So पहले 2 फाइबर थे इसीलिए 1 किलो उठाता था, फिर 4 फाइबर हो गए इसीलिए 2 किलो उठाता है, फिर 40 फाइबर हो गए इसलिए 10 किलो उठाता है। So the more you exercise, the more the muscle fibers come, and the more muscle fiber come, the more you can exercise. तो इसीलिए लाघवम के बाद कर्म सामर्थ्यम बताया है। दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्ति, दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्ति, दीप्ति मतलब बढ़ जाना, दीप्ति प्रज्वलन या बढ़ जाना, पावरफुल हो जाना। तो दीप्तो अग्नि मतलब अग्नि पावरफुल हो जाती है। वाई अग्नि बिकम्स पावरफुल? दैट इज बिकॉज वॉट एवर वॉज देयर विद द मसल्स हैव यूटिलाइज्ड इट। जो भी प्रोटीन था ब्लड में, वो प्रोटीन उन्होंने नया फाइबर के लिए यूज कर दिया। जो भी कार्बोहाइड्रेट था वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए यूज कर लिया। सो द ब्लड शुगर लेवल रिड्यूसेस, द प्रोटीन कंटेंट इन द ब्लड रिड्यूसेस, so then the body starts demanding more. So when the body starts demanding more, जब आग बढ़ जाएगी या जरूरत बढ़ जाएगी तो अग्नि भी बढ़ जाएगी। तो पहले आदमी 3 चपाती खाता था या 2 चपाती खाता था, अब जब से वो एक्सरसाइज करने लगा है तब से वो 5 चपाती खा रहा है, क्योंकि भूख बढ़ गई है। दीप्तो अग्नि। उसके बाद उन्होंने कहा है मेदसम क्षया, मेदसम क्षया। मेदसक क्षय मतलब जैसे मांस बढ़ता है वैसे मेद का क्षय होते जाता है। नाउ मेद इज वन धातु विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट इज इन एक्सेस वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इस मेद का क्षय होता है, मतलब वेयर मेद इज सिचुएटेड मोर इन द एब्डोमेन, नियर टू द लिवर। लेकिन एक बार एब्डोमिनल मेद जो है उसकी कैपेसिटी भर जाती है, तो देन द बॉडी स्टार्ट्स accumulating मेद everywhere else where it can accumulate. So the next areas are those areas which are highly, where the skin is highly elastic. So high skin elastic is where your buttocks, then your arms, your thighs. So that is how the your breast, that is how slowly and steadily made starts accumulating. The nearest place to accumulate is all things which are hollow, especially the blood vessels. ब्लड वेसल्स में भी एक्यूमुलेट हो जाना चालू हो जाता है। तो ये मेद जो है, एज वी ऑल नो दैट शुगर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेद और फैट इज ऑल्सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
So your body has a capacity to convert sugar into fat and fat back into sugar. So the moment your muscles start exercising and there is a loss or there is a lack of sugar with them, the first thing they will delve into, सबसे पहले हाथ कहाँ डालेंगे, आजू बाजू में जितनी चर्बी है ले लो भाई. क्यों? क्योंकि शक्कर खत्म हो गई है. आई डोंट हैव एनी मोर शुगर, आई हैव टू स्टिल फंक्शन. So till the body supplies sugar, it starts running on fat, and that is what is even found today. Ketogenic diet, अगर आपने पढ़ा होगा, ketogenic diet is a diet which is purely made out of proteins and fats. There are no carbohydrates, or less than 5% of the intake is carbohydrate. So when proteins and fats are supplied more, because none of them is stored in the body, neither protein nor fat, if consumed without carbohydrate, your body doesn't have a tendency to store protein or fat. Your body only has a tendency to store carbohydrates. But yes, your body has a mechanism to convert both protein and fat into carbohydrate if required. So the first to get converted into carbohydrate is fat. The next to get converted into carbohydrate is protein. जब फैट खत्म हो जाए या फैट अपने निचले स्तर पे आ जाए, सबसे कम वाले लेवल पे आ जाए, तब इवन प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. एंड दैट इज व्हाई अगर आपने अफ्रीकन या सोमालियन बच्चों के ये देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, तो उनमें क्या हो जाता है, बिकॉज दे आर हेवीली डिप्राइव्ड ऑफ फूड, उसमें जो मसल्स हैं वो मसल्स पिघल के बॉडी की कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ये करना पूरी होना चालू हो जाती है. सो व्यायाम से मेद कम हो जाता है. मेदसः क्षयः. विभक्त घन गात्रत्वम. विभक्त घन गात्रत्वम मतलब क्या है? विभक्त घन गात्रत्वम का मतलब है ये विभक्त घन गात्रत्वम बहुत क्लियरली वो जो मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड इसमें देखने को मिलते हैं. एक एक मसल अलग दिखना चालू हो जाता है. एक एक मसल अलग दिखना चालू हो जाता है. दैट इज विभक्त घन गात्रत्व. बिकॉज ईच मसल एटलीस्ट द सुपरफिशियल मसल जितने भी हैं, जहां पर वो मसल के टेंडन्स नहीं लेकिन हेड्स हैं, तो हेड मसल के हेड जहां हैं वहां ये मस्कुलर फाइबर और मोटे और मोटे और मोटे होना चालू हो जाते हैं, और फिर दे गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मसल्स विच आर नियर बाय. तो इसीलिए विभक्त घन गात्रत्व बताया, मतलब ईच मसल इज डेंसर. बाइसेप्स डोले शोले डेंस. तो ईच मसल बिकम्स डेंसर एंड ईच मसल इज क्लियरली सेपरेटली विजिबल. विभक्त, क्लियर एंड सेपरेट. घन, dense. So each muscle is clearly and separately visible. विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते. मतलब व्यायाम से होता है. तो व्यायाम से क्या क्या होता है? एक तो लाघव, कर्म सामर्थ्य, दीप्तो अग्नि, मेदसः क्षयः, विभक्त घन गात्रत्वम. विभक्त गात्रत्वम, घन गात्रत्वम. विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते. ठीक है, तो ये हो गया व्यायाम. व्यायाम से क्या क्या फायदे होते हैं. अब व्यायाम किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? तो सिंपल है. जो पहले व्यायाम से क्या क्या होता है? व्यायाम से एक तो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है शरीर के. दूसरी चीज जो होती है, व्यायाम से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है. ठीक है, अगर मुझे याद है मैं एक बार जा रहा था देहरादून. प्रीवियस टू दिस आई वाज टीचिंग इन देहरादून. तो देयर आल्सो आई यूज्ड टू गो, मतलब 1-2 हफ्ते में मैं ट्रैवल करता था घर पे. तो एक दिन क्या हुआ, मेरी एक ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई और दूसरी ट्रेन मतलब टाइम पे छूटने वाली थी. बिकॉज वन वाज दिल्ली देहरादून एंड वन वाज मुंबई दिल्ली. तो मुंबई दिल्ली वाली छूट गई या लेट हो गई. तो एक ट्रेन निजामुद्दीन आती थी और एक ट्रेन दिल्ली स्टेशन से छूटती थी. तो निजामुद्दीन और दिल्ली स्टेशन जो है वो पुरानी दिल्ली और दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, उसमें थोड़ा सा अंतर है, नियर अबाउट 4 किलोमीटर. तो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन मुझे 15 मिनट में पकड़नी थी, और मैं जितनी तेज दौड़ा हूं उतनी तेज शायद, अगर क्योंकि अगर वो ट्रेन छूट गई तो देन आई विल नॉट बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम.
तो वो उस ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं इतनी जोर से दौड़ा हूँ, इतना शायद जोर से कभी जिंदगी में नहीं दौड़ा। और अगर मैं ऐसे ही दौड़ता रहा तो इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जरूर ले आता। ठीक है, तो उस समय मैंने एक्चुअली देखा कि पूर्ण शक्ति व्यायाम क्या होता है। वैसे मैं ज्यादा व्यायाम करने वाला आदमी हूं नहीं, आई एम अ लेजी पर्सन, बट उस समय मैंने देखा कि पूर्ण शक्ति व्यायाम और अर्ध शक्ति व्यायाम में क्या फर्क है। आई कुड कैच द ट्रेन, मैंने ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन ट्रेन पकड़ने के बाद आधा घंटे तक मुझे खांसी आ रही थी, बिकॉज माई रेस्पिरेशन रेट वॉज नॉट एबल टू मैच द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी। तो एक एक आधा घंटे के लिए मुझे खांसी आ रही थी, जोर जोर से दम चल रहा था। मैं एक बोतल पानी पी गया उतने टाइम में। फिर पानी पीने के बाद मुझे उल्टी जैसा आ रहा था, और उसके बाद मुझे बहुत थकान हुई। दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, मैं पूरे 5 घंटे सोया था। तो अधिक व्यायाम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं ये मैंने वहीं देख लिया। मैंने ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन वो पूर्ण शक्ति या शायद पूर्ण शक्ति से भी ज्यादा व्यायाम हुआ। तो इसीलिए आधा घंटा मुझे खांसी आई, दम लग रहा था फुल टाइम। और उस टाइम पे तुम्हें मतलब दैट टाइम आई वाज नियर अबाउट 97 किलो, नाउ आई एम 80। 17-18 किलो मैंने उसके बाद कम किया। तो पूरा टाइम खांसी आ रही थी, दम लग रहा था, बहुत प्यास लग रही थी। पानी पीने के बाद मुझे उल्टी जैसा लग रहा था, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग इज माय रेस्पिरेशन वाज मोर। सो व्हेन माय रेस्पिरेशन वाज मोर, द diaphragmatic contraction and relaxation was more, so my stomach was getting irritated। अरे ये क्या हो रहा है, ये डायफ्राम को क्या हो गया। तो इसीलिए उल्टी आने जैसा लग रहा था और बहुत थकान हुई, बिकॉज मेरे मसल्स फुल रेट में, वो कौन से मसल, दैट वाज नॉट एब्डोमिनल मसल, इट वाज द पेरिफेरल मसल्स। मैं दौड़ रहा था ना, इट वाज द पेरिफेरल मसल्स विच यूटिलाइज, उन्होंने क्रेब साइकिल कर लिया, लैक्टिक एसिड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बॉडी देन थॉट कि चलो इनको फुल अटेंशन देते हैं, बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं। तो ऑल ब्लड सर्कुलेशन फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स वेंट टू माई पेरिफेरी, जिसके वजह से मुझे अच्छी नींद आ गई। तो व्यायाम करने से अच्छी नींद भी आती है। आज भी जब मैं मुंबई जाता हूँ, अगर रात को मैंने खाना नहीं खाया, तो आई डू अ साइकिलिंग ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर, आराम से नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो व्यायाम के एक फायदे में नींद नहीं लिखी है, ये सबसे ये है, बट नींद बहुत अच्छी आती है अगर अच्छी तरह से व्यायाम करो। तो ये व्यायाम का इशू हो गया कि ज्यादा व्यायाम करने से क्या नुकसान होते हैं। तो इसीलिए व्यायाम कितना करना चाहिए, वी हैव 52 स्टूडेंट्स, आई एम पोस्टिंग द लिंक फॉर अटेंडेंस। गात्रत्वम, गात्र का मतलब है शरीर, गात्र इज अ सिनोनिम फॉर शरीर, शरीर एंड गात्र इज सेम। ओके, तो वी कंटिन्यू। तो व्यायाम कितना करना चाहिए, तो ये कहते हैं कि व्यायाम हमेशा अर्ध शक्ति करना चाहिए। अर्ध शक्ति का क्या मतलब है, हाउ डू वी नो, डू वी हैव अ मीटर हमारे हाथ में, कोई वॉच थोड़ी लगा हुआ है कि वॉच मतलब वो बताता है ना इतने स्टेप्स हुए, आपका इतना हार्ट बीट बढ़ गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, स्मार्ट वॉच। तो हाउ डू वी नो व्हाट इज अर्ध शक्ति, हाउ डू वी नो व्हाट इज अर्ध शक्ति, we don't have any measuring meter for ardha shakti. So for all practical purposes ardha shakti is taken to be, first of all, ardha shakti का मतलब पसीना आना। व्यायाम करने के बाद जब पसीना आता है तो यू हैव डन अर्ध शक्ति फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन। नाउ दिस अर्ध शक्ति डिफर्स फ्रॉम सीजन टू सीजन। हाँ, गर्मी में आपने थोड़ा सा व्यायाम कर लिया तो आपको पसीना तुरंत आ जाता है, ठंडी में आपने बहुत व्यायाम कर दिया तब भी पसीना नहीं आता। तो अर्ध शक्ति इज व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग एंड द body is trying to cool it down by causing sweat. So that is one that you can take as ardha shakti. Now what we have gone one step ahead. Now we have smart bands, smart watches. So for all practical purposes we can take ardha shakti today as your heart rate increases by 50%. Heart rate increases by 50%. That means if you have started with 60 or 70 or 80 as your heart rate when you are not doing any exercise,
heart rate going up to 120, 140. If it is 80, then 40 more, 50%, that is 120. If it is 70, 132. If it is 60, then 110. So 60, it is 90. So Ardha Shakti means your heart is functioning 50% more. So that can be taken as Ardha Shakti. बट दिस अर्धशक्ति व्यायाम किसको करने को बोला है? हु इज नॉर्मल, हु इज नॉर्मल. डोंट आस्क अ हार्ट पेशेंट टू डू अर्धशक्ति व्यायाम. डोंट आस्क अ अस्थमेटिक टू डू अर्धशक्ति व्यायाम. दिनचर्या इज फॉर दोज हु आर नॉर्मल. दिनचर्या इज फॉर स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम. स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम. So what type of vyayam should be given to those who are asthmatic, or what type of vyayam should be given to those who are heart disease, or those who have heart disease, or what type of vyayam should be given to those who have high blood pressure? It is very simple. These people need to do progressive shakti vyayam. प्रोग्रेसिव शक्ति व्यायाम का क्या मतलब है कि 4 दिन 10 मिनट चलो, फिर 2 मिनट बढ़ा दो, फिर 4 दिन 12 मिनट चलो, फिर 2 मिनट बढ़ा दो, फिर 4 दिन 14 मिनट चलो, फिर 2 मिनट बढ़ा दो, एंड देन लेट देम स्लोली एंड स्टेडीली रीच 30 मिनट्स और 45 मिनट्स. सो अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको पसीना आने तक व्यायाम करना है, तो बहुत टाइम हार्ट डिसीज वाला पसीना आने के पहले ही आपकी पसीने छोड़ देगा, एंड अस्थमेटिक ऑल्सो उसको दम लगना चालू हो जाएगा. सो दिस शुड डू प्रोग्रेसिव शक्ति व्यायाम, मतलब कंफर्टेबल व्यायाम बट इंक्रीजिंग एवरी पर्टिकुलर डेज. तो ये अर्ध शक्ति व्यायाम बोला है. अब व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा है जो वात, स्पेसिफिकली व्यायाम से वात बढ़ता है, व्यायाम से वात बढ़ता है, ये 100% सबको नोन है. ज्यादा व्यायाम करोगे तो दर्द होता है, व्यायाम करोगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है. तो 100% ऑल द थिंग्स विच आर इंक्रीजिंग आर ड्यू टू वात, या वात के वजह से या वात बढ़ता है, ये क्लियर है. तो जिनको वात पित्तज रोग हैं, जिनको वात पित्तज रोग हैं, उनमें व्यायाम नहीं करना है, उनमें व्यायाम नहीं करना है. जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, जो बूढ़े हैं, उनमें भी व्यायाम नहीं करना है. उसके बाद जो सुकुमार है, सुकुमार मतलब जो एकदम नाजुक है, उनको भी व्यायाम नहीं करना है. और जो बाल है, बाल मतलब बच्चे, जो बच्चे हैं उनको भी व्यायाम नहीं करना है. एक और चीज में व्यायाम नहीं करना है, दैट इज अजीर्ण. बिकॉज व्यायाम से पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाता है और अजीर्ण में सेंट्रल सर्कुलेशन ज्यादा एक्सपेक्टेड है. तो जो अजीर्ण वाले हैं उनको भी व्यायाम नहीं करना है. तो व्यायाम किसको किसको नहीं करना है? जिसको वात पित्तज डिसीज है, जो वृद्ध है, जो सुकुमार है, जो बाल है, और जिसको अजीर्ण है. कफज रोगों में लेकिन व्यायाम हितकारक होता है, क्योंकि वात बढ़ता है तो वात और कफ के गुण जो है वो अपोजिट होते हैं. तो अपोजिट गुण होने से वात बढ़ता है तो कफ कम हो जाता है. तो जितने भी कफज रोग हैं उन सभी रोगों में आप व्यायाम बता सकते हैं. बट अगेन टेक इनटू कंसिडरेशन दैट कफज रोगों में भी व्यायाम जो है वो अर्ध शक्ति से ज्यादा नहीं करना है, अर्ध शक्ति से ज्यादा नहीं करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट व्यायाम. What we do is we take the next part, that is व्यायाम के बाद क्या आता है, एक सॉरी, clear all fine. मर्दन. ओके, मर्दन वी विल डू. मर्दन मतलब व्यायाम के बाद संवाहन. संवाहन और मर्दन दोनों, दीज आर पर्याय. पर्याय मतलब एक दूसरे को सिनोनिम्स है. तो मर्दन मतलब मालिश नहीं करना, लेकिन बदन दबाना, कंफर्टेबल प्रेसिंग ऑफ द बॉडी. तो जब आप बॉडी को ये करते हैं तो मर्दन करने से क्या होता है, द लोकल मर्दन इज नथिंग, मर्दन इज एज गुड एज मसाज. बट मर्दन करने में वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एनी ऑयल, वी आर जस्ट प्रेसिंग. पांव दबाना, जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं ना मेरे पांव दबा दो, तो पांव दबाना इज मर्दन. ओके, तो मर्दन करने से क्या होता है? मर्दन करने से जो भी मसल्स में जो भी, बिकॉज आफ्टर एक्सरसाइज द मसल्स आर फुल विद ब्लड, दे बिकम वेरी टाइट.
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बताएं प्रभास के और ये सलमान खान के, कि उनके जो डोले शोले होते हैं वो क्या करते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े वेट्स ये करते हैं, फिर वो छोटी छोटी बनियाने पहनते हैं और वो बताते हैं कि देखो डोले कितने हैं मेरे। सो एक्सरसाइज के बाद तुरंत मसल्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो मर्दन करने से ये जो इन्फ्लेमेशन है, बिकॉज ब्लड शुड नॉट स्टॉप देयर, इट शुड कीप फ्लोइंग, तो इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद धीरे धीरे मर्दन करते हैं, ताकि शरीर में एक मृदुता रहे, मसल्स में एक मृदुता रहे। सो मर्दन वी स्टॉप हियर, and if there are any questions we can take, or otherwise maybe the next time we are going to complete. Okay, so we were talking about next time roll numbers 1 to 10, or 1 to 10 नहीं, 1 to 5 एंड रोल नंबर 6 to 10, ये दोनों ग्रुप बनाएंगे, और इन ग्रुप में दिस दिस पार्ट, लास्ट पार्ट जो है ये सदवृत्त वाला पार्ट वो लोग प्रेजेंट करेंगे। आई विल नॉट बी प्रेजेंटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। सदवृत्त वाला जो पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का, कि कैसा रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। सो 1 to 5 and 6 to 10 both will be presenting sadvritta, when you are presenting anything, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, similar you should correlate it with modern, or you should correlate with current scenarios. So what is आवश्यक, what is अनावश्यक should be correlated. तो अभी से चालू कर दो, because 2 days down the line you have to present. You can make a PowerPoint presentation. If you can't make a PowerPoint presentation, you can make a plain क्या कहते हैं उसको, PDF, no problem. It should be visible बस. Okay, so any questions regarding this? Good. So we stop here and then tomorrow Sir, we'll, हाँ बोलो बोलो. व्यायाम में जो अधिक है उसमें लास्ट वर्ड है ना, क्लम्प, व्हाट इज इट? Klama is there are two types, one is shrama and one is klama. श्रमा मतलब शरीर की थकान, क्लमा मतलब मानसिक थकान, मन की थकान, कि अब कुछ करने की इच्छा नहीं, दैट इज क्लमा। शरीर में जब थकान होती है तो दैट इज श्रमा, मन में होती है तो दैट इज क्लमा। ओके सर, थैंक यू।